नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज का जो टॉपिक है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका एक शॉर्ट वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखा है, लेकिन इस वीडियो में जो है हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे और ये 1 घंटे का भी हो सकता है, 1.5 घंटे का भी हो सकता है, जितना भी होगा पूरा का पूरा वीडियो हम कवर करेंगे इसमें। सो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इसकी हेडिंग है। इसके बाद जो है हम देखेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। यहाँ पे हम जो चैप्टर के सिलेबस को कवर करेंगे वो क्या क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन की बात करेंगे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करेंगे, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848, 1830 टू 1848 की बात करेंगे, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करेंगी, गैस्पी मैजनी, गैस्पी गरिबल्दी, काउंट कैमिलियो डी केवर, विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कॉर्नर में दे रखा है, इसी को हमें कवर करना है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे देखेंगे ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ force which brought about changes like the emergence of nation state in place of different dynastic empire of Europe। तो शब्दों पे ध्यान देना है, वर्ड्स अगर हमें समझ में आ गए तो ये मान के चलिए कि आधा चैप्टर आपको समझ में आ जाता है। तो डायनेस्टिक एम्पायर्स जो थे, डायनेस्टिक एम्पायर्स मतलब जो पहले राजाओं का शासन था, जो हम कह सकते जिन पे पहले राजाओं का शासन था, अब वो एक नेशन स्टेट के रूप में निकल के आ रहे थे। तो चेंजेस क्या आए थे, मतलब हम कह सकते हैं मोनार्की से डेमोक्रेसी आ रही थी। क्या हो रहा था, मोनार्की से डेमोक्रेसी आ रही थी और इसी को नाम दिया गया था नेशनलिज्म। ठीक है, तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट चेंजेस लाइक द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द डिफरेंट डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप इन 1848। इन 1848 ध्यान से देखना है, इन 1848 में अगर हम बात करें, फ्रेडरिक सॉरी जो है एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। तो यहां पे क्वेश्चंस क्या बन जाएंगे, हु वॉज फ्रेडरिक सॉरी, हु वॉज फ्रेडरिक सॉरी। सो फ्रेडरिक सॉरी वॉज फ्रेंच आर्टिस्ट। क्वेश्चन क्या होगा, फ्रेडरिक सॉरी वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन ये हो जाएगा कि फ्रेडरिक सॉरी कौन था। तो फ्रेडरिक सॉरी जो था वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। विजुअलाइज्ड वर्ल्ड as democratic and socialist. So how did he visualize the world? How did Frederick Sorry visualize the world? तो उसके हिसाब से जो दुनिया कैसी होनी चाहिए थी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कैसी होनी चाहिए थी, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक। तो ये भी याद रखना है कि अगर हम फ्रेडरिक सॉरी की बात करें तो फ्रेडरिक सॉरी जो है 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट था और उसने एक हम कह सकते हैं विजुलाइज किया था, एज अ इमेजिनेशन किया था, सपना देखा था कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और सोशल रिपब्लिक होनी चाहिए। द फर्स्ट आइडिया ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो अगर हम नेशनलिज्म पहली जो हम कह सकते हैं किरण या पहली झलक जो नेशनलिज्म की, पहली ग्लिम्स जो नेशनलिज्म की आई, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से आई। कब आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से एक आइडिया निकल के आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया कि मोनार्की से सॉवरेनिटी में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, पहले मोनार्की थी, अब वो सॉवरेनिटी हो गई। अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, तो यहां पे क्या कह रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। The French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। यहां पे क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेज, वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेज दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। ठीक है, बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे सिंबल्स बनाए गए
जिनके आधार पर जो है लोगों को एकजुट किया जा सके। जैसे हम कह सकते हैं कि हम लोग बोलते हैं इंडियन है हम लोग, तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया, एक एलगरी दी गई है भारत माता की, या हम कह सकते हैं ट्राई कलर तिरंगा फ्लैग है। हमारे कुछ नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड्स हैं। सो कुछ ऐसी चीजें बनाई गई हैं जिनसे हम खुद को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। The French Revolution introduced new ideas like la patrie का मतलब क्या था, फादरलैंड, एंड ली सिटवाइन का मतलब होता था सिटीजन, ली सिटवाइन का मतलब क्या था, सिटीजन। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग रिप्लेसिंग द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड की जगह। फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग पहले था, उसकी जगह पे एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया। It introduced a centralized administrative system with uniform law for all citizens. अब क्या इंट्रोड्यूस किया गया, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है विच टाइप ऑफ system introduced in France, so centralized administrative system with uniform law, means everyone will be equal before the law. Other measures were new hymns were composed, ठीक है, new hymns were composed, oaths were taken, new hymns were composed, oaths were taken, martyrs were remembered in name of nation, internal custom duties and dues were abolished, ठीक है। तो यहाँ पे 4-5 चीजें और हुई। पहली चीज क्या है, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, याद रखिए, फर्स्ट थिंग इज न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, oaths were taken, martyrs were remembered in the name of nation, internal custom duties and dues were abolished, states general were elected by the body of citizen, एक्टिव सिटीजन यहाँ पे होना चाहिए। सो states general were elected by the body of active citizens, renamed as नेशनल असेंबली, ठीक है। तो 6 से 7 पॉइंट यहां पे बन रहे हैं, सातों पॉइंट देख लीजिए। तो अदर मेजर्स क्या थे, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, oaths were taken, martyrs were remembered in the name of nation, internal custom duties and dues were abolished, states general was elected by the body of active citizens, renamed एज नेशनल असेंबली, स्टेट्स जनरल जो थी उसको नेशनल असेंबली नाम दे दिया गया। इसके अलावा जो है रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, जो रीजनल डायलेक्ट थे उनको कम किया गया, एंड फ्रेंच लैंग्वेज फॉर स्पीकिंग एंड पेरिस लैंग्वेज फॉर राइटिंग वर एक्सेप्टेड एज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, मतलब बोलने के तौर पे फ्रेंच लैंग्वेज एंड पेरिस लैंग्वेज फॉर राइटिंग, इसके अलावा जो है हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियनिक कोड क्या था, यहां पे नेपोलियनिक कोड देखेंगे, इसको सिविल कोड 1801 भी बोलते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है कि नेपोलियन ने जो है डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया था। नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस एंड इंट्रोड्यूस्ड द सिविल कोड ऑफ 1804। द सिविल कोड ऑफ 1804 जो है इसे ही नेपोलियनिक कोड बोलते हैं, ठीक है। सो द सिविल कोड ऑफ 1804 वाज आल्सो द नेपोलियनिक कोड which came to be known as the Napoleonic Code। तो चाहे आपसे पूछा जाए what was the civil code या Napoleonic Code, तो Napoleonic Code ही सिविल कोड है, सिविल कोड ही Napoleonic Code है। इसके मेन फीचर्स क्या थे, क्यों ये कोड लाया गया था, इस पर हम बात करेंगे। तो इट रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है, जितने भी प्रिविलेजेस थे बेस्ड ऑन बर्थ। अगर हम प्रिविलेजेस की बात करें तो प्रिविलेजेस क्या होते थे कि जो क्या वहां पे क्या था कि हम कह सकते हैं एक पॉलिसी चलती थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो उन सारी चीजों को खत्म कर दिया गया।
तो इट रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, established equality before law, established equality before law, secured the right to property। दो चीजें आपको याद रखनी है, दो से तीन चीजें। एक तो रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, पहला क्या होगा, रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। उसके बाद established equality before the law, established equality before the law। और तीसरा जो है secured the right to property, तीसरा कौन सा होगा, secured the right to property। इसके बाद जो हम देखेंगे, it simplified administrative divisions in Dutch Republic, ठीक है, सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, मतलब जो हम कह सकते शासन प्रशासन जो था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, उसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया। तो अगला पॉइंट क्या होगा, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। ये चारों स्टेट्स आपको याद रखनी है, डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। इन सभी जगहों पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे उनको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया। इट एबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। इसके बाद क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम को जो है एबॉलिश कर दिया गया और सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज को खत्म कर दिया गया। ये चारों चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि फ्यूडल सिस्टम क्या है, सर्फडम क्या है, मैनोरियल ड्यूज क्या है। ये आगे चल के हम सारी चीजें अभी एक्सप्लेन करेंगे आपको कि सर्फडम क्या है, मैनोरियल क्या है और फ्यूडल ड्यूज क्या है। इसके बाद जो है इट रिमूव्ड द गिल्ड सिस्टम इन द टाउन एरियाज, जो गिल्ड सिस्टम था टाउन एरियाज में वो खत्म कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वर इंप्रूव्ड, ठीक है, तो ये भी याद रखना है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इंप्रूव्ड। इट लेड टू द एस्टैब्लिश ऑफ यूनिफॉर्म लॉ स्टैंडर्ड। यहां पे देखिए चार पांच चीजें हैं, एक तो क्या क्या एस्टैब्लिश किया, यूनिफॉर्म लॉ एस्टैब्लिश किया गया, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स एस्टैब्लिश किया गया, कॉमन नेशनल करेंसी which facilitates the movement and exchange of goods in one region to another। पहले बहुत सारी करेंसी होती थी, उसके बाद 2 ही कर दी गई और यूनिफॉर्म लॉ लाया गया, यूनिवर्सल लॉ लाया गया, यूनिवर्सल लॉ लाया गया, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स लाए गए। इसका मतलब होता था कि चाहे नाप तौल जो होगा हर जगह पे सेम होगा। कॉमन नेशनल करेंसी लाई गई, ठीक है, कॉमन नेशनल करेंसी लाई गई जिससे वस्तुओं का आदान प्रदान आसानी से किया जा सके। इतना ही, आगे और भी जो है कंटिन्यू वीडियोस आते रहेंगे।